हाँ जी बेटा, अब हमने ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स को पढ़ लिया। अब हमें वो सब फैक्टर्स डिटेल में पढ़ने हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। इन सारे फैक्टर्स को आपने बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि सब्जेक्टिव के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्टर, ऑब्वियसली हम दो तरह के फैक्टर्स पढ़ेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल मतलब एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स हैं वो फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है CO2, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में दैट इज 0.05%। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। C3 प्लांट्स के केस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता है ड्यू टू दी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द CO2 एंड व्हेन CO2 इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। Increase in 0.05% of this carbon dioxide that increase the rate of photosynthesis, but beyond the 0.1% there is the decline in photosynthesis। उसके बाद क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट कम होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर देयर इज नो मीन्स द कार्बन डाइऑक्साइड which is released during the respiration is equal to the CO2 used up in the photosynthesis, and that value, this is very important beta, this is called as threshold value or the compensation point। बात समझ आई? यानी threshold value वो वैल्यू है CO2 की when the CO2 released during the respiration is equal to CO2 used in the photosynthesis। clear? अब CO2 का जो लेवल है, अब C4 प्लांट्स के अंदर जो कंपनसेशन पॉइंट है उसकी वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि दे हैव द बेटर एफिशिएंसी टू ट्रैप द CO2, टू यूटिलाइज द CO2। नाउ व्हाट हैपेंस, द CO2 कंटेंट इन द एनवायरनमेंट इट इज इंक्रीजिंग। 360 parts per million we have and it is increasing, it can increase up to 400 500 and that will have the harmful effect क्योंकि pollution इतना ज़्यादा हो रहा है, CO2 बढ़ेगा and that will have a negative effect on the photosynthetic activity of the plants, right? तो ये था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पे। नेक्स्ट फैक्टर आता है लाइट इंटेंसिटी। देखो बेटा, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी इंटेंस है। अब ये वेरी करेगा, सीजन में भी वेरी करेगा, एरिया पे भी वेरी करेगा, एल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड और इन सब पे भी डिपेंड करेगा, राइट? ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि लाइट के जो ये लैटिट्यूड है कहाँ है, एब्सेंस ऑफ क्लाउड, डस्ट, एयर पोल्यूटेंट, इन सब पे भी डिपेंड करेगी लाइट इंटेंसिटी। तो क्या कहते हैं, लाइट इंटेंसिटी प्लांट में फोटोसिंथेटिक रेट को अफेक्ट करती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव द टू टाइप ऑफ प्लांट, वन आर द सन प्लांट्स विच कैन ग्रो वेल इन द इंटेंस हाई लाइट इंटेंसिटी एंड अदर इज द शेड प्लांट, जिन्हें हम शेड प्लांट को शियोफाइट्स भी कहते हैं और सन प्लांट को हम हीलियोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है सन प्लांट का गरगर्जिया और शेड प्लांट का एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, ठीक है। अब बात आती है लाइट कंपनसेशन पॉइंट की। लाइट कंपनसेशन पॉइंट मतलब इट इज दैट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेयर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? What is the light compensation point? Where there is no exchange of gases occur between the environment and the photosynthetic organ. Are you getting? कोई exchange of gas नहीं हो रहा. That light intensity is called as compensation point. And it is in case of sun plant it is 100 to 400 foot candles in sun plant and 2.5 to 100 foot candles in case of the shade plant. It value is different for both. Why? Because sun plants they love to grow in the high light intensity and shade plant they grow in the shade areas, right? Now what is the light saturation point? It is that light of intensity at which the plant can achieve the maximum amount of photosynthesis। ये सब बातें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइट सैचुरेशन पॉइंट का मतलब ये वो लाइट इंटेंसिटी है जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम है और अगर उसके बाद क्या होगा,
फिर भी लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी, देन देयर इज ए डिक्लाइन इन द फोटोसिंथेसिस दैट इज कॉल्ड एज सोलराइजेशन। यानी कि एक पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट की लाइट इंटेंसिटी थी वहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है, आफ्टर दैट देयर इज ए डिक्लाइन इन द फोटोसिंथेसिस दैट इज कॉल्ड सोलराइजेशन। अब सोलराइजेशन क्यों होगा? या तो हो सकता है कि पानी ही कम हो जाए, हाइड्रेशन कम हो जाए प्लांट की, या फोटो ऑक्सीडेशन यानी कि ज्यादा लाइट इंटेंसिटी की वजह से क्या हो जाए, जो पिगमेंट्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाए, ब्रेकअप हो जाए। ठीक है, अब सन प्लांट्स में जो लाइट सैचुरेशन पॉइंट है दैट इज 200% ऑफ द टोटल सनलाइट, हाउएवर इन शेड प्लांट इट इज ओनली 10% ऑफ द फुल सनलाइट। आर यू गेटिंग? तो कंपनसेशन पॉइंट क्या था? सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन का मतलब है मैक्सिमम है, उस सनलाइट इंटेंसिटी पे जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम है। उसके बाद क्या होगा? सोलराइजेशन, राइट। फिर आता है क्वालिटी ऑफ लाइट। क्वालिटी ऑफ लाइट तो हमने जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो आपको बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम हमें फोटोसिंथेसिस कहाँ मिलती है? ब्लू और रेड रीजन में, और मिनिमम कहाँ मिलती है? ग्रीन रीजन के अंदर। ठीक है, अब बात आती है जो कैनोपी ऑफ ट्रीज है। अब उसमें टॉप प्लांट्स दे कैन रिसीव द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट, बट व्हाट अबाउट द शेडी प्लांट्स, herbs, shrubs, what about them? They receive the green light only. Then what happens? Their photosynthesis decreases, okay, as compared to the top tree plants, right? फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, अगर बहुत ज़्यादा देर तक हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट दी जाए दैट कैन कॉज द रिडक्शन इन द फोटोसिंथेसिस बिकॉज दैट लीड्स टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। देन वी हैव ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन का भी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ा था। अगर आपको याद हो, ऑक्सीजन का एक अमाउंट, डेफिनेट अमाउंट तो हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, बट अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो सबसे बड़ा खतरा C3 प्लांट में RUBP को है। क्यों? क्योंकि RUBP क्या करेगा? कार्बोक्सिलेज की जगह ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा। देन व्हाट विल हैपन? देयर इज ए लॉस ऑफ द CO2, देन दैट इज अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस, दिस इज कॉल्ड एज वार्बर्ग इफेक्ट, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में RUBP ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा। दिस इज कॉल्ड एज द वार्बर्ग इफेक्ट, दैट फोटोसिंथेसिस, the rate of photosynthesis decline due to increase in oxygen content. फिर आता है वाटर। आपको पता है वाटर इज इम्पॉर्टेंट, हाउएवर आपको मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था कि जितना पानी एब्जॉर्ब होता है उसका बहुत थोड़ा 1% से भी कम पानी जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है, बाकी सारा का सारा कहाँ जा रहा है? लॉस्ट हो रहा है ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में। पर वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। वाई? वाटर की वजह से ही स्टोमेटा दे आर टर्जिड, लीव्स, द प्लांट ऑर्गन्स आर टर्जिड, the stomatal opening and closing occur only because of this. If this droop down, this water potential downs, then it creates a problem. Photosynthesis will not occur, right? So this plays an important role. Then we have the temperature. अब temperature का light reaction में तो directly कोई रोल नहीं कह सकते, पर डार्क रिएक्शन पढ़ा था ना फोटोसिंथेसिस में, दो रिएक्शन है, लाइट और डार्क। डार्क रिएक्शन क्या है? दैट इज टोटली एंजाइम कंट्रोल। और अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम से ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। बहुत कम होगा तब भी एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। तो इसीलिए डार्क रिएक्शन पे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, फिर आता है वाटर हो गया था, टेम्परेचर। हाँ, मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है? 0 to 5 डिग्री पे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, बट इट कैन गो अप टू -20 डिग्री इन केस ऑफ लाइकन्स, -35 डिग्री इन सम जिम्नोस्पर्म्स। Then maximum temperature it can be 55 degrees Celsius or it can be 75 degrees Celsius in hot springs. Then optimum temperature. When we talk about the optimum temperature, that is in C3 plant is 10 to 25 degrees Celsius. And when we talk about the C4 plant, it is about 30 to 45 degree. क्योंकि हमने पढ़ा था C4 plant में क्या है? फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा दे कैन मैनेज, वाई? बिकॉज ऑफ प्लांट्स एनाटॉमी, राइट? देन एयर पोल्यूटेंट, ऑब्वियसली अगर एनवायरनमेंट के अंदर एयर पोल्यूटेंट है देन वी मेक अ लेयर इन द एनवायरनमेंट, तो क्या होगा? लाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी। मोरोवर उससे क्या होगा? हो सकता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा में दिक्कत आए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम आए। तो पोल्यूटेंट्स तो क्या करेंगे? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्टर्ब ही करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में।
जैसे आपने मैग्नीज का पढ़ा, क्लोराइड का पढ़ा फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, फिर आपने नाइट्रोजन पढ़ा क्लोरोफिल में प्रेजेंट है, मैग्नीशियम पढ़ा क्लोरोफिल में प्रेजेंट है। तो मिनरल्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फोटोसिंथेसिस। ये सारे जो फैक्टर्स पढ़े हैं ये आपने सारे के सारे पढ़े हैं क्या, एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि बाहर एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। अब आता है हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर में क्या है, जैसे कि हम सबसे पहला फैक्टर पढ़ते हैं दैट इज द एज। जैसे जैसे एज जो है लीफ की बढ़ती चली जाएगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता चला जाएगा टिल इट बिकम मैच्योर। यानी कि अगर ये है तो अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, एज ऑफ लीफ के साथ बढ़ेगा, बट आफ्टर दैट when it attain the maturity the rate of photosynthesis decline, right? so this is the internal factor due to aging जो photosynthesis है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर आता है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस does not occur in the presence of chlorophyll। आपको पता है अभी क्लोरोफिल तो क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो कंपैरेटिवली वेरीगेटेड लीव्स हैं, वेरीगेटेड समझते हो, जिसमें येलो भी है ग्रीन भी है, उसका फोटोसिंथेटिक जो अमाउंट है और कंपैरेटिवली फुल्ली ग्रीन लीफ है उसका जो फोटोसिंथेटिक रेट है दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। तो क्लोरोफिल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फोटोसिंथेसिस। फिर आता है हार्मोन। जैसे हमने पढ़ा साइटोकाइनिन और जो जिब्रेलिन्स हैं ये फोटोसिंथेसिस को बढ़ाते हैं, जबकि जो एब्सिसिक एसिड है वो फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, कम करता है। फिर आता है लीफ एनाटॉमी, यानी कि लीफ का स्ट्रक्चर ही ऐसा हो। एनाटॉमी का मतलब क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। जैसे कि स्टोमेटा कहाँ है, थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस कैसी है, क्यूटिकल कैसी है, क्रैन्स एनाटॉमी है या नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था ना, यू रिमेंबर कि C4 प्लांट के अंदर क्रैन्स एनाटॉमी थी तो दे आर बेटर एफिशिएंट, राइट। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन। एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन, अगर बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो अपने आप क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपके पास अभी टाइम है, इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करो ताकि हम इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें। बट कीप इन माइंड, देखो जब तक आप इस पर वर्कआउट नहीं करोगे हमें ये चैप्टर भी नहीं समझ आएगा और अगला भी समझ नहीं आएगा। सो यू हैव द टाइम, रिवाइज द फुल चैप्टर थॉरली। सारे चैप्टर में जिसमें C2, C3, C4 क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं वो साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, या फिर आज का जो हमारा टॉपिक था ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये सारे के सारे टॉपिक्स को आपने कंपाइल करके अच्छे से प्रिपेयर करना है। इज इट क्लियर?